वेलकम स्टूडेंट्स टू विज्ञान की पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स। लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। तो जिस तरह हमको फिगर दिया गया तो बताया गया कि ये Q2 और Q3 जो दोनों चार्ज हैं वो कैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। एक्सर्ट्स अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1। तो ये जो दो Q2 और Q3 चार्ज हैं ये फोर्स लगा रहे हैं, ये Q2 और Q3 जो चार्ज है वो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं? पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में कहीं पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी देखिए, मान लीजिए कि ये है ना एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा कि Q1 विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Q2 और Q1 Q3 पे भी अट्रैक्ट होगा। तो अल्टीमेटली नेट फोर्स कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो इससे क्या पता चल गया कि Q1 कैसा होना चाहिए हमारा? Q1 होना चाहिए हमारा नेगेटिव। अब ये डेटा इनडायरेक्टली दिया गया था, हमें इसको फिगर आउट करना पड़ा। अब आगे क्या कह रहा है? इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज़ एडेड टू x,0। तो यहाँ पे एक चार्ज दिखाया गया, ये कैसा है? पॉजिटिव। और हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया कि Q1 कैसा है? नेगेटिव। द फोर्स ऑन Q1, अब ये पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q रखने पे Q1 के फोर्स पे क्या चेंज आएगा वो बताना है। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो Q1 पे फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होगा? हमारे पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को और अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है? शाल इंक्रीज अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके नज़दीक एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेके आए हैं। तो इससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्जेस स्फीयर में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को लेके आ जाएगा और इसके ऑपोजिट एंड पे पॉजिटिव चार्जेस को लेके आ जाएगा। तो ये हमको समझ में आ गया कि स्फीयर पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे, एक तरफ पॉजिटिव होंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो नीचे चार फिगर दिए गए इसमें से कौन सा मोस्ट सूटेड या मोस्ट करेक्ट फिगर है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि पॉजिटिव से फील्ड जनरेट हो रही है। आई एम नॉट श्योर आप देख पा रहे कि नहीं। लेट्स ट्राई टू जूम इट मोर। अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि पॉजिटिव से फील्ड इमर्ज होकर स्फीयर पे जा रही है। हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया कि यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव से फील्ड निकल के नेगेटिव पे गई, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नेगेटिव से फील्ड निकल के कहीं पे गई है। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है, कुछ भी हो सकता है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से फील्ड निकल के नेगेटिव गई तो वो सेंस बनाता है। एक काम करते हैं, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ओके, अब बी में देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड कर लिया था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड एंटर कर रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है कि पॉजिटिव से फील्ड इनिशिएट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें। अब ऑप्शन सी में क्या दिखा रहा है कि हाँ, ये तो करेक्ट हो गया कि पॉजिटिव से फील्ड इनिशिएट हो रही है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नेगेटिव में फील्ड जा रही है। बट एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस के ना परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऐसा। तो इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिले तो हर जगह टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे वो केस स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो अगेन ये फिगर भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अब डी ऑप्शन तो बहुत इजी हो गया। डी ऑप्शन में क्या है कि हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, जो कि कौन सा है? ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। कुछ चार हमको फिगर दिए हैं और कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा। ऑप्शंस क्या दिए हैं कि इस वाले फिगर में फोर्थ वाले में लार्जेस्ट होगा, थर्ड वाले में कम होगा, सेकंड और थर्ड में सेम होगा। ये सारे ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हम इन फिगर को ध्यान से देखें तो हमारा गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन चारों फिगर में चार्ज एनक्लोज जो है, चार्ज इनसाइड, वो सेम है। चारों में चार्ज इनसाइड सेम है, तो चारों का फ्लक्स भी कैसा होगा? सेम होगा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाई जा रही है ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म होती तो वो इक्वली स्पेस्ड होती। जस्ट बिकॉज ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, यहाँ पे क्लोजर है, यहाँ पे फार अपार्ट है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है।
और इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है एज शोन इन फिगर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले तो फिगर आउट कर लेते हैं कि डाइपोल पे होगा क्या। सिंस ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे आपको लाइंस बहुत क्लोजर दिख रही हैं वहाँ पे एक है ना आप बड़ी वैल्यू लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेट से आपने 10 लिख दिया। और जहाँ पे आपको लाइन बहुत दूर दूर दिख रही है वहाँ पे आप एक छोटी वैल्यू लिख दो 10 से कम वाली, तो लेट से आपने लिख दिया 5। अब क्या होगा कि नेगेटिव क्यू चार्ज पे हम फोर्स मान सकते हैं Q इंटू ई के बराबर Q इंटू 10 के हिसाब से हो जाएगा, और पॉजिटिव पे फोर्स कैसा हो जाएगा Q इंटू 5 के हिसाब से। अब इन दोनों का अगर डायरेक्शन हम देखें तो नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, और पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द फील्ड लगेगा। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि राइट साइड पे 5Q का फोर्स है और लेफ्ट साइड पे 10Q का फोर्स है। तो नेट फोर्स किस तरफ आना चाहिए, लेफ्ट साइड आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 5Q के आसपास। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ये तो गलत हो गया। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स राइट, हमारा आंसर लेफ्ट आया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट मुझे दिख रहा है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, कंडीशन दी है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 है। तो हमको ये 4 ऑप्शन दी, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमको बताना है। इट कुड बी पॉसिबल मल्टीपल करेक्ट हो, लेट्स सी। अभी आंसर देख के तो दिख रहा है कि मल्टीपल करेक्ट है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अच्छा उससे पहले ये कंडीशन से हमें क्या पता चलता है कि फ्लक्स कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज़ 0। तो अब देखिए, अगर एक मेरे पास स्फीयर हो और ऐसी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो लीव कर रही है वो सेम हो जाएंगी, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब इधर मुझे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि 0 है पर फ्लक्स 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना दूँ, एक सरफेस बना दूँ और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दूँ, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यूनिफॉर्म फील्ड ही क्रिएट करेगा सारे डायरेक्शन पे। तो यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो रही है और अब इसमें फ्लक्स आएगा बिकॉज चार्ज एंक्लोज्ड है। गॉस लॉ ने कहा है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जितना फ्लक्स होना ही है, तो इसमें फ्लक्स आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अभी क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। तो सी ऑप्शन मेक सेंस कि जब ऐसा केस बनेगा कि जो फ्लक्स लाइन, आई थिंक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आना चाहिए, तो आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। एनीवेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही हैं और जो सरफेस को लीव कर रही हैं वो सेम होंगी, तो फ्लक्स 0 होगा। अगर सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारे के सारे बाहर होंगे, तो चार्ज एनक्लोज 0 हो जाने से भी फ्लक्स 0 होगा, तो ये ऑप्शन भी राइट है। तो सी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो हमने ऐसा लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ ऐसा वियर्ड सा शेप है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू तभी आ सकती है जब यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के कारण जनरेट हो रही है और यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज में छोटा सा रख दूँ, तो फिगर कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ फिगर बनेगा और बीच में ब्रेक आ जाएगा। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी अवेलेबल हो सकती है, पर उसके लिए एक नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नेगेटिव या फिर अपोजिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज होना चाहिए जिससे हमारा 0 पॉइंट वहाँ पे आ सकता है, तो डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाएगी। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस, तो अभी हमने डिस्कस किया कि नहीं, कोई चार्ज प्रेजेंट होने से वो डिसकंटिन्यू हो सकती है, तो ऑप्शन है नहीं। कंटिन्यूस इफ़ देर इज़ नो चार्ज एट दैट पॉइंट, तो अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली कंटिन्यूस होंगी। डिसकंटिन्यूस ओनली इफ़ देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज एट अ पॉइंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव के कारण फील्ड जनरेट हो रही है तो नेगेटिव चार्ज से 0 पॉइंट आएगा, और अगर नेगेटिव के कारण फील्ड जनरेट हो रही है तो पॉजिटिव के कारण आएगा, तो ये भी नहीं। और डी ऑप्शन, डिसकंटिन्यूस इफ़ देर इज़ अ चार्ज एट अ पॉइंट। हाँ, तो अभी कुछ मेंशन नहीं कर रहा पॉजिटिव या नेगेटिव, बट हाँ कोई चार्ज होने के कारण ही वो डिसकंटिन्यूस हो सकती है, तो ये दोनों ऑप्शन भी सही है। और ध्यान से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के काइंड ऑफ सिनोनिम है। कंटिन्यूस इफ़ देयर इज़ नो चार्ज, चार्ज नहीं है तो कंटिन्यूस, और अगर चार्ज है तो डिसकंटिन्यूस, तो दोनों ऑप्शन राइट है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन 7 है, व्हेन एनी न्यूट्रल कंडक्टर इज चार्ज इट्स मास। देखो, किसी बॉडी पे चार्ज आने के लिए हमने डिस्कस किया था या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास है ना कुछ मास होता है, एम जो हम डिनोट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लीव किया तो मास डिक्रीज़ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेन किया
तो मास इंक्रीज़ हो जाएगा। तो या तो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं, डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज इक्वल टू 1 कूलम। तो हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा, Q इज इक्वल टू एन ई। अब Q की वैल्यू हमको 1 कूलम दे दी है, तो यहाँ से हमको N निकालना है विच इज़ Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलम दे दी और E हमें याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 6.25 × 10⁻18। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप है ना ये चीज़ याद रख लो, गुड सेट, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 कूलम के लिए चार्ज पूछा, आप ये याद रख लो, और अगर 2 के लिए पूछ लिया 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 के लिए पूछ लिया 3 से कर देना, और अगर 0.5 कूलम पूछ लिया तो डिवाइड कर देना। तो एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, तो याद रखने से आपका टाइम सेव होगा। अगर याद हो रहा है तो ठीक है, वरना सॉल्व करना तो हमने सीख लिया है कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है पॉजिटिव चार्ज इनसाइड 2He4 एटम इज। अब ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता ही होगा कि हीलियम में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसकी वैल्यू निकालनी है कूलम पे, तो क्या करेंगे, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन बॉडी हैज़ 2.5 × 10⁻13 प्रोटॉन्स। नाउ इफ इट कैरीज -2 माइक्रोकूलम चार्ज देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन दिस बॉडी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रख दो, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। कितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने उसमें प्रोटॉन होंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पे हमें इस Q की वैल्यू दे दी गई है -2 माइक्रोकूलम। प्रोटॉन्स के नंबर भी दे दिए हैं, कहाँ दिए, यहाँ पे दिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू हमें पता है सेम ही रहती है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो जहाँ जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है ये 4 हमको चीज़ें दी गई हैं और ये फाइंड आउट करना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ आपको डाउट होगा, इट्स सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, ये आप कंसेप्ट याद रख सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला है वो हमको कई बार काम आएगा। किसी का भी चार्ज होता है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि द चार्ज ऑन 1 माइक्रोग्राम इलेक्ट्रॉन विल बी डैश, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। अब हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसी इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो दे दिया है हमको क्वेश्चन में, और ये हमें याद भी रखना है वैसे भी, 9.11 × 10⁻31 kg। तो क्वेश्चन कैसा बनता है कि 9.11 × 10⁻31 kg के पास चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब पूछ क्या रहा है कि 1 माइक्रोग्राम 1 × 10⁻6 ग्राम दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और -3 ऐड हो जाएगा, मतलब 10⁻⁻9 बन जाएगा। तो लेट्स राइट इट, 1 × 10⁻⁻9 kg। इसके पास कितना चार्ज होगा, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगी, तो हमें यहाँ से फिर ये Q मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1.66 जो यहाँ मैंशनड है इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा वेरी इजीली, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देयर आर 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B। हमारे पास 2 स्फीयर हैं, एक का नाम A है और एक का नाम B है। नाउ चार्ज Q इज स्टैब्लिश्ड ऑन ईच स्फीयर। दोनों के पास चार्ज कैसा है, Q है। देयर इज़ अ थर्ड आइडेंटिकल न्यूट्रल स्फीयर, एक तीसरा स्फीयर भी हमारे पास C। इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। नाउ स्फीयर C इज़ फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद A। तो जब A और C कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, जो भी टोटल चार्ज है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो करंटली आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना होगा, Q + 0। तो Q + 0 का आंसर क्या आएगा, Q, वो दोनों में डिवाइड होगा, इसका मतलब दोनों के पास Q/2 और Q/2 चार्ज आ जाएगा। फिर क्या कहा है, नाउ अच्छा C A के कांटेक्ट में आने के बाद उसको फिर से B के पास कांटेक्ट में ले गए, तो अब ये Q/2 वाला चार्ज B के पास गया है। तो अब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन देखना है, यहाँ पे कितना टोटल चार्ज है, Q/2 + Q, मतलब 1 और आधा, मतलब 1.5 डेढ़ बनेगा। डेढ़ मतलब क्या होता है, 3/2। तो इनके पास टोटल जो चार्ज है इस कॉन्फ़िगरेशन के पास कितना हो जाएगा, 3Q/2। अब ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो अगर दोनों में डिवाइड होगा मतलब एक के पास 3Q/4 और दूसरे के पास भी 3Q/4।
लास्ट में क्या पूछ रहा है कि सी पे चार्ज कितना होगा, तो आंसर साफ है, क्या हो जाएगा 3q/4 विच इज़ ऑप्शन सी। तो सी पे चार्ज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13 कह रहा है द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशन बिटवीन कूलम फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। इसके लिए हमको थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, प्लस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1)Q2/r²। तो इसमें हम देख सकते हैं कि F और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर भी है नीचे। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब F प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ऐसे नहीं याद करते इसको, लेट्स डू इट मैथमेटिकली, कि जब आपको x प्रोपोर्शनल टू y मिल जाए तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पावर कैसी आ रही है, 1 आ रही है। जब आपको पावर सामने 0 मिल जाए तो भी कैसा मिलेगा, आपको एक कांस्टेंट फंक्शन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। एक और केस बन सकता है जहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू -y है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी से डिक्रीजिंग, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, बट वो आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड ऐसा दिखाई देगा x प्रोपोर्शनल टू -y होने से। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, करंट केस में क्या हो रहा है, ये केसेस नहीं बन रहे जो मैंने 3 मेंशन किए। इन तीनों के अलावा कोई भी आपको केस अगर दिखे तो वो हमेशा कर्व आने वाला है, ये तो बात पक्की है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शनल है यहाँ पे हमारे करंट केस में, तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल के कारण क्या होगा, कर्व तो आना है, ये तो फिक्स हो गया, सर ने बता दिया। और जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स घटेगा, तो वो कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ आर बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है, इधर नहीं। यहाँ आर बढ़ने से फोर्स तो घट रहा है, लेकिन ये कर्व नहीं है। कर्व क्यों आएगा, जब भी पावर 1 0 एक सेकेंड, हाँ, जब -y हो तो फिर मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगी। उसके अलावा कोई भी पावर आए तो कर्व तो आना ही है। इधर क्या हो रहा है, आर बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं, तो यही ऑप्शन हमारा मैच करता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अभी मैंने ज़रूर इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, बट व्हाट यू डू इज़ इसको याद रख लो। इसको याद रखने से आपको एडवांटेज है, कहीं पे क्वेश्चन आया तो आप क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हो। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 कह रहा है एस यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज़ डैश। तो अब इसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे फॉर्मूला हम जानते हैं कूलम्स लॉ का, F = K(Q1)Q2/r²। इसी फार्मूला में K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/4πε0 Q1 Q2 तो न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे r² हो जाएगा। तो ये सेम फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है। तो कई बार देख के डायरेक्टली कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये क्या है, ये तो नहीं पढ़ा है, K पढ़ा है, बट K की वैल्यू प्लेस करके ऐसा फॉर्म बनता है। अब यहाँ से ε0 का फॉर्मूला बना लो, तो क्या आ गया, Q1 Q2/4πfr²। Q1 Q2 क्या होंगे, कूलम, तो यहाँ कूलम का स्क्वायर आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और यहाँ पे R का यूनिट क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। ये 4π इज़ नॉट, ये जो 4π है वो कैसा है, यूनिटलेस है। तो यहाँ पे हमको यूनिट क्या मिलता है, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर ऑप्शन को मैच करो। इसमें से एक ही चीज़ ध्यान रखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ये समझ में नहीं आता पावर कब माइनस होगा। जो न्यूमरेटर में है ना, उसका पावर हमेशा मतलब सेम रहता है, चेंज नहीं करते हम। और जो भी डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में पावर न्यूटन का क्या है, 1 है, तो ऊपर आके -1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका पावर क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर आके -2 हो जाएगा। कभी ऐसा आपको दिखे कि नीचे पावर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर आके पॉजिटिव बन जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ऑप्शन भी स्मार्टली बनाए गए होंगे कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 15 द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या, ε0 दिया हुआ है, और ये वैल्यू तो वैसे भी हमें याद रखनी है, तो ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में दे दी। एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज़ 81, तो K की वैल्यू दे दी है 81। और K होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम। अब पूछा क्या है, वाटर की परमिटिविटी आप निकाल के बताओ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमने आपको दिया हुआ है। तो इस रिलेशन को अगर यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, K = एप्सिलॉन ऑफ वाटर अपॉन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस है वैक्यूम। एप्सिलॉन W हमको वाटर का निकालना है, तो वो कैसा बन जाएगा, K × ε0। और वही यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, आप देख सकते हैं, K × ε0, और फिर दोनों नंबर को बस मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ऑप्शन इतने अच्छे से दिए हुए हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पता चल जाता है। क्वेश्चन 16, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2 स्फीयर्स कैरिंग चार्ज Q आर हैंगिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विथ हेल्प ऑफ थ्रेड्स ऑफ लेंथ 1 मीटर इन अ स्पेस फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। मतलब आपको ग्रेविटी को इग्नोर करना है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हाट इज़ द पॉसिबल डिस्टेंस। तो अभी देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक चीज़ है, हाँ यहाँ पे ना क्वेश्चन में आई थिंक एक वर्ड मिसिंग है
कि मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल क्या होता है। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैक्सिमम की बात होनी चाहिए। देखो यहाँ जो फिगर दिया उसको समझते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से 2 थ्रेड पे हमने स्फीयर को लगाया हुआ है। अभी करंटली मान लो इस स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे जैसे मैं चार्ज देना शुरू करूँगा क्या होगा, ये स्फीयर एक दूसरे से दूर जाएंगे, फिर क्या होगा, चार्ज बढ़ा दिया तो और दूर जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये मैक्सिमम दूरी ऑब्टेन कर लेंगे। और तब ये डिस्टेंस क्या हो सकता है, उतना ही डिस्टेंस हो सकता है कि ये थ्रेड का डिस्टेंस आपको पता हो प्लस आप ये थ्रेड का डिस्टेंस कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ईच थ्रेड की लेंथ क्वेश्चन में 1 मीटर दी है, तो करंटली आंसर क्या आना चाहिए, 2 मीटर। तो आंसर तो इसका 2 मीटर होगा। पर अब डिस्कस करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यह मैक्सिमम वर्ड आना चाहिए। क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, रीज़न बीइंग कि मैं चार्ज को, इन स्फीयर्स को थोड़ा ही चार्ज करूँ तो पॉसिबल है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पे आ जाए। ठीक है, तो 0.5 मीटर इज़ अ पॉसिबल सिनेरियो, और 0 कुछ भी चार्ज ना हो तो 0 बनेगा। लेकिन यहाँ दिया है 2 स्फीयर्स कैरिंग चार्ज, तो चार्ज तो है, 0 नहीं हो सकता, वो रिपेल करेंगे, सेम चार्ज है तो एक दूसरे दूर जाने ही वाले। अब मैक्सिमम वर्ड दे देंगे तो आंसर 2 मीटर बनता है, और ये वर्ड नहीं दिया है तो दोनों आंसर बनते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ये तो हम जानते हैं प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन इज F फॉर अ गिवन डिस्टेंस, देन फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट सेम डिस्टेंसेस। देखो ये जो फोर्स है ना, कूलम का फोर्स है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो चार्ज हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हैं वो सेम है, हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूँ, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका फोर्स अगर मुझे F मिलता है, उस सेम डिस्टेंस के लिए प्रोटॉन का भी फोर्स मुझे क्या मिलेगा, F, क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इट डजेंट मैटर कौन भारी है कौन हल्का है, बिकॉज ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, और चार्ज तो दोनों का सेम है, तो आंसर क्या आना चाहिए, F। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 ये कह रहा है, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम के, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के पोजिशन वेक्टर दिए हैं इन दिस फॉर्म। पूछा है कि कूलम फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा वो बताओ। तो कूलम फोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, चार्ज चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है। ये जो फॉर्मूला है F Q1 Q2 अपॉन R² में, अगर दोनों चार्ज सेम है तो हम KQ² लिख सकते हैं। तो चार्ज दिए हैं तो हमें Q तो मिल गया, K हमने याद रखा हुआ है 9 × 10⁻⁹, तो वो भी हो गया। बचा सिर्फ ये R कैसे निकालें। तो R के लिए आप क्या करोगे, ये 2 पोजिशन वेक्टर दिए हैं ना, उनको आप R2 - R1 मतलब सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से आप माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल से आपको उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, एंड फिर उसके मैग्नीट्यूड से यू विल गेट द डिस्टेंस। तो यहाँ पे माइनस करना इन दोनों को। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे 2 वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करो तो I वाले आपस में माइनस करना, सिमिलरली J वाले आपस में करना, और K वाले आपस में करना। तो 3 - 2 का आंसर 1 आएगा। 5 कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे देखो प्लस आना चाहिए था, सोल्यूशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। 5 - -3 2 आएगा, और 1 -(-1) मतलब क्या होगा, 1 -(-1). तो ये क्या बनने वाला है, 1 + 1, तो K के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, X के साथ नंबर क्या है, कुछ भी नंबर नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 के साथ मतलब J के साथ जो नंबर है 2 उसका स्क्वायर 4, और अगेन K के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर 4। इसको अंडर रूट करेंगे तो हमें R का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और यही हमारा डिस्टेंस होगा। बस सब सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, सिंपल ऑप्शन में प्लेस करेंगे तो ये तो कट गया, तो 4 आ गया, और यहाँ पे 9 और -12 का क्या आंसर होगा, -3। तो इजीली इसका आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन वाइज ईजी है, बट कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इस 10 mm एंड 100 माइक्रोकूलम चार्ज स्प्रेड ऑन इट। तो सिंस ये शेल है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो इसके सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस एट इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर पे जो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा उस पर फोर्स कितना लगेगा। अब देखिए ये स्फेरिकल शेल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसी होती है, 0 होती है, तो फोर्स भी कैसा होगा, इस चार्ज पे 0 होगा। बट सेकेंडली आप ये भी समझ सकते हैं कि 10 माइक्रोकूलम के चार्ज पे इधर भी फोर्स आएगा, इधर भी फोर्स आएगा, हर डायरेक्शन से उस पर इक्वल अमाउंट का फोर्स आएगा, क्योंकि ये एकदम सेंटर पे।
तो अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स हर जगह से आ रहा है, आपको भी कोई हर जगह से इक्वल अमाउंट से खींचे, तो यू वोंट गेट डिस्प्लेस, कुछ मूवमेंट नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो है। तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ज़ीरो। क्वेश्चन 20 इज़ वेरी इजी, थेरेटिकल है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, तो ये तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि डाइपोल मतलब क्या, दो चार्जेस का कॉन्फिगरेशन, एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो चार्ज आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो हमारा वेक्टर होता है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिटवीन चार्जेस, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जस्ट एक क्वेश्चन ऊपर हमने क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी हमें क्या बताना है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है। तो देखो डाइपोल में यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ जो मैंने अभी ड्रॉ किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे जाती है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच का, 180 डिग्री। इसको भी आप याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस केस का आंसर 180 डिग्री हमेशा ही होगा। ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 22, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन एंड डिस्टेंस y ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर अ डाइपोल आर इक्वल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दो केस में इक्वल है। कौन से दो केस है, आई विल एक्सप्लेन। मान लो यहाँ पे एक डाइपोल में बना लेता हूँ माइनस क्यू, और इससे थोड़ा दूर पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो ये मैंने डाइपोल बना दिया। तो जब भी डाइपोल के केस में आप डिस्टेंस लेते हैं हमेशा कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो मान लो सेंटर से यहाँ पे एक डिस्टेंस हमने लिया x, तो यहाँ पे कुछ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और कुछ y अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में इक्वेटोरियल लाइन पे गया। इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पकड़ लीजिए आप। परपेंडिकुलर लाइन जो है जो सेंटर से पास कर रही है वही हमारा डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो वहाँ से y दूरी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो EY पकड़ लो। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों है ना सेम है, तो इस कंडीशन के लिए x अपॉन y के बारे में आप कमेंट कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमको है ना दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हमको x दूरी पे डाइपोल से एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 2kp/x³। और जब हमें इक्वेटर लाइन पे चाहिए हो तो फॉर्मूला बनता है kp/x³। हम यहाँ डिस्टेंस y लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो kp/y³। अब ये दोनों सेम है एज मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में गिवन डेटा है। तो इनको जब इक्वेट किया तो देखो ये kp और kp तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ का एक 2 बचेगा और ये x³ ऊपर जाएगा, तो x³/y³ यहाँ रह जाएगा। तो x³/y³ 2 के बराबर है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2⁻³ इज इक्वल्स टू x/y। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, ऑप्शन ए ऑप्शन। क्वेश्चन 23 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। तो पहले एक काम करते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। अब इस पर मैं एक डाइपोल बना लेता हूँ। मान लो डाइपोल मैंने स्ट्रेट बना लिया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो मान लो यहाँ पे इंटेंसिटी E1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी E2 है, और डायग्राम के हिसाब से E1 ज़्यादा वैल्यू होगी E2 से। फाइन, तो नेट फोर्स जो हमारे पास आएगा क्या आएगा, QE1 माइनस QE2। कैसे आया ये समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मैंने QE1 बोल दिया। जो नेगेटिव पे फोर्स है वो उसके ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, QE1 माइनस QE2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर Q कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, E1 माइनस E2। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे E1 और E2 सेम हो जाए तो ही फोर्स 0 है, अदरवाइज नहीं। तो आई थिंक देयर इज़ वन कॉन्फ़िगरेशन जो कि ऐसा स्ट्रेट होगा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे। स्ट्रेट होने से क्या होगा, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, तो तब 0 हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स, अदरवाइज हमेशा नॉन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन में एरर है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है कैन नेवर बी 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, डिपेंड्स ऑन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट जैसा मैंने बताया हर एक केस में आपको एक नेट फोर्स मिलेगा, बट स्ट्रेट अरेंजमेंट में वैल्यू सेम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो तब 0 हो जाएगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, थैंक यू। तो ये जो चेंज है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट मूव हेड।
इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन, क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इनफाइनाइट साइज प्लेन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा ना हमको कुछ प्लेन दिया है और यहाँ पे कहा है कि इस प्लेन से निकल रही है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो प्लेन इज, देखो जब प्लेन में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऊपर की तरफ तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इतना फिक्स हो गया कि नीचे का डायरेक्शन डाउनवर्ड होने वाला है। अब इंटेंसिटी की बात करें तो ये प्लेन सरफेस के लिए हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती और सेम रहती है, जितनी अपवर्ड साइड में उतनी डाउनवर्ड साइड में, और वो कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, इफ़ अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब। तो पहले तो एक क्यूब बना लेते हैं। अच्छा, इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज रखा गया है क्यू। तो फ्लक्स कितना होगा, एक एज से पास होता हुआ। तो एक लास्ट में डिस्कस किया था बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस। तो क्यूब के पास ना 6 फेस होते हैं, और अगर मैं पूरे क्यूब का फ्लक्स बताऊँ तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही चार्ज है तो ये तो टोटल फ्लक्स हो गया, बट टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब से निकल रहा है तो एक फेस से कितना होगा, 5 फॉर 1 फेस। ये टोटल को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये क्यूब में एजेस काउंट कर दे, तो एजेस कितनी है, लेट्स सी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो यहाँ 4 आ गई। सेम इसके सामने 4 है, 5, 6, 7, 8, और ये 9, ये 10, ये बॉटम में 11, ये 12, तो 12 एजेस हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स एक एज के पास होता हुआ, अगर पूरे का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक एच का क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 क्या कहता है, 400 माइक्रोकूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल एंड सरफेस डेंसिटी इज 0.314 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये एक सेंटीमीटर नहीं, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें चार्ज दिया गया है 400 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और हमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा है वो प्रोवाइडेड है 0.314 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A विच इज़ इक्वल्स टू चार्ज अपॉन 4πr²। अब मैंने एरिया 4πr² क्यों लिया, स्फेरिकल शेल दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला आएगा। फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला बना लेते हैं, क्या, r² इज इक्वल टू Q अपॉन 4π सिग्मा। तो R क्या बन जाएगा, ये जो Q अपॉन 4π सिग्मा है उसकी पावर 1/2। तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, Q अपॉन 4π सिग्मा और बाद में 1/2 पावर दे दी है। इन वैल्यूज़ को प्लेस करके आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर आता है 0.0318 विच इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपको टिक करना है। यहाँ पे बस यूनिट का ही आपको ध्यान देना है कि यूनिट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही होने चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है 400 माइक्रोकूलम, तो आपको कन्वर्ट करना है, तो ये सब बातों का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल बी पॉजिटिव। तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E.A विच इज़ E A cos थीटा। तो जब कॉस पॉजिटिव होगा तब हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अब और ये एंगल हम लोग 0 से 180 के बीच में लेते हैं, तो कॉस पॉजिटिव हमारा 0 से लेके 90 तक के बीच में होता है। तो लेस देन 90 जब एंगल होगा तब हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज़ लेस देन 90। एग्जैक्ट 90 होने पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के बारे में पूछा गया है। और ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे तो पूरा का, हाँ यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, और ये 0 और नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो सारे गलत ऑप्शन हो जाते हैं। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्ज आउट फ्रॉम 1 मिली कूलम। ये क्या है, मिली कूलम, एम जो लिखा है जो स्मॉल वो मिली के लिए। फाइन, तो हमें पूछा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नंबर फ्लक्स के बराबर होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ नंबर। अब यहाँ से मुझे नंबर निकालना है,
चार्ज दे दिया है 1 मिली कूलम और एप्सिलॉन नॉट भी गिवन है क्वेश्चन में। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.13 × 10⁸ क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड चार्ज 3e ट्रेवल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज विल बी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा होगा इस चार्ज पे? इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से जब मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स मिल जाएगा। और यहाँ जो मुझे मास दिया हुआ है वो m नहीं जबकि 2m दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि फोर्स अपॉन मास। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन में मास कितना दिया है वो लिख रहा हूँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 3 कैपिटल E स्मॉल e अपॉन 2m। कौन से ऑप्शन से मैच करता है? ऑप्शन बी से। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या दिया है? द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है ना वो मास पे डिपेंड करता है। थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ फोर्स की बात कर रहे थे। तो फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नहीं डिपेंड करता मास पे, वो k q1 q2/r² था। बट यहाँ का जो एक्सेलरेशन पूछा है वो मास पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास अलग अलग है, तो इनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो अब देखिए रीज़न जो दिया है वो भी सही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? k q1 q2/r²। लेकिन एक्सेलरेशन अलग होने का रीज़न क्या है? क्योंकि मास अलग अलग है। तो अगर रीज़न ये दिया होता बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट, तो ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा होता असर्शन को। बट ये रीज़न वैसा नहीं दिया गया, तो दोनों है तो सही बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन 31। ओके, क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? अगेन असर्शन रीज़न क्वेश्चन। असर्शन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये तो कभी नहीं होता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और रीज़न क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सही है स्टेटमेंट, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म के लिए क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? असर्शन तो सही है, असर्शन गलत है, रीज़न करेक्ट है। तो असर्शन इज़ फॉल्स ये आना चाहिए और रीज़न इज़ ट्रू। तो वो एक ऑप्शन दिया ही नहीं है हमको, ये ऑप्शन थोड़े गलत दिए हैं। ऑलरेडी मैं आपको क्लास में मेंशन कर चुका हूँ, वो फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ MCQ ख़त्म हुए। अब थियरी क्वेश्चन पे जाते हैं। थियरी क्वेश्चन में वो सारे डिस्कस मैं नहीं करूँगा जो प्योर थ्योरेटिकल है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है हाउ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स आर डिफरेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर व्हाट इज़ अर्थिंग आ गया तो आपको क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, गिव डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ये सब आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो कुछ डेरिवेशन होगा तो वो मैं डिस्कस ज़रूर कर लूँगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज़ पॉइंट डाइपोल NCERT में किसी लाइन में छुपा हुआ लिखा हुआ है और कई बार 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ओके, मूविंग अहेड। हाँ, ये हमारे पास एक डेरिवेशन आया तो इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन्ड है इधर, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्टेन कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बट फिर भी CBSE वालों को काफ़ी हद तक ये आ सकता है। गुजरात बोर्ड में भी थोड़े बहुत चांसेस तो हैं। तो इसमें क्या करना है कि हमको कूलम्स लॉ ऑब्टेन करना है गॉस लॉ में से। तो सबसे पहले जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है कि एक स्फीयर सरफेस ले लिया। देखिए ऑन पेपर हम स्फीयर बना नहीं सकते, तो ये सर्कल आपको लग रहा होगा, बट ये एक 3D सरफेस है। उसके अंदर एक चार्ज दिया है +Q। तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा गॉस लॉ के हिसाब से? Q/ε0। दूसरा हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स है ना वो इसके भी बराबर होता है, इंटीग्रेशन E.ds के बराबर, जहाँ पे ds क्या होता है? सरफेस एरिया या फिर एरिया का वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? छोटा सा पार्टिकल ले रहे हैं या छोटा सा एरिया ले रहे हैं और इस एरिया का वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये ds का डायरेक्शन दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी? अवे फ्रॉम दी चार्ज। तो दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो E और ds के बीच का एंगल कितना बन जा रहा है? 0। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि थीटा 0 बन रहा है। ओके, अब मैंने बताया फ्लक्स क्या होता है? E.ds का इंटीग्रल होता है।
तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, जो ये इक्वेशन दी है और जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो क्या मिलेगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंगल ऑलरेडी डिस्कस, तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। फाइन, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। ऐसा कब होता है, जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है ना तो वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाती है। और यहाँ पे हमने माना है कि एक ही चार्ज है, तो एक ही चार्ज से क्या होगा, एक ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज ज़रूर होगी, पर हमने जो पार्टिकल लिया है एरिया पार्टिकल, वो तो सेम डिस्टेंस पे है ना। अभी एरिया पार्टिकल आप कहीं पे भी ले जाएंगे पूरा सर्कल पे, तो वो आर दूरी पे ही रहेगा। तो आर दूरी पे कहीं पे भी ले जाओ, वो ई की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और ये स्फीयर है, तो 3D में भी ले जाओगे तो भी ई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ई कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। बचा क्या, इंटीग्रल डी एस। अब इंटीग्रल डी एस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जो हमारे स्फीयर का एरिया होगा वही बनेगा इंटीग्रल डी एस। तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमें ई के लिए एक फॉर्मूला मिल गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज के। अब ई एज पर अवर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ पे लिख दिया एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई के क्यू तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ गई के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कूलम्स लॉ हमने डिराइव कर लिया विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ओके, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस क्या दिया गया क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कूलम। तो डाइपोल के लिए 2 चार्ज चाहिए होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा हमको डाइपोल यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है। मैं इस डाइपोल को थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये हमारा डाइपोल है, तो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। फाइन, आगे क्या बोल रहे हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 mm। तो ये डिस्टेंस उनका दिया हुआ है 2 mm। द डाइपोल इज केप्ट नियर अ लीनियर चार्ज या फिर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमको गिवन है, उसके सामने डाइपोल को रखा गया है एज शोन इन द फिगर। और इसका हमें डेंसिटी दी गई है, क्या दी गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई, जिसको हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। कितना दिया गया, 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर। और अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है कि ये डाइपोल 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो वो भी ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो हमें इस डाइपोल पे फोर्स आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए डाइपोल पे फोर्स कैसे आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, वहाँ से कुछ दूरी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस दूरी पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है, उसको जब चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है, Q × E, तो यहाँ से हमको दोनों के लिए फोर्स मिलेगा। इन दोनों पॉइंट्स पे फोर्स अलग अलग लगने वाला है, तो अलग अलग वैल्यू की फोर्स मिलेगी। और डायरेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ आती हुई। अब ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लगेगा। तो अगर मैं एक फोर्स को F+ बुला दूँ तो वो मेरा आई कैप डायरेक्शन में लगेगा, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्सिस। एक को मैं F- बुला दूँ, मतलब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो -I की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा मैंने डिस्कस किया। तो नेट फोर्स निकालना है, देख लेते हैं नीचे। ओके, तो अभी नेट फोर्स कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि नेट फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q को E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 चार्ज हैं और दोनों अलग अलग दूरी पे हैं, तो उनका जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग एक बार ऊपर देख लेते हैं फिगर में क्या है डिस्टेंस। तो नेगेटिव जो चार्ज है उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और पॉजिटिव का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर + 2 mm, इसको भी हम लोग फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो आंसर जो हमारा आता है, क्या आता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस हुआ वो आ जाता है 2.2, एक सेकेंड, हाँ, पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस होता है वो क्या आ जाता है 2.2 सेंटीमीटर, और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस आ जाता है ओनली 2 सेंटीमीटर। तो ये दो मिल गया। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से r की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये रहा, 2k λ/r। तो 2k λ/r इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी, r दोनों का अलग अलग होगा जो हमने निकाल लिया है। तो अब इस वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं, देखते हैं। E की वैल्यू पता है, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, E × चार्ज। तो ये दोनों E की वैल्यू को 2k λ/r को चार्ज से खाली मल्टीप्लाई किया है। चार्ज दोनों का सेम है, डिस्टेंस एक का r+ है, एक का r- है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा,
एफ नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा क्यू आर नेगेटिव, और नेगेटिव वाले पे जो हमारा फोर्स है वो क्या लग रहा था, -i की डायरेक्शन में, प्लस, अच्छा ये प्लस बाजू में ही है, थोड़ा मैं अलग से लिख देता हूँ, 2k लैम्डा क्यू अपॉन आर प्लस पॉजिटिव चार्ज, और इस पर फोर्स कहाँ लग रहा था, पॉजिटिव i की डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैं 2k लैम्डा क्यू कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचेगा जो अंदर टर्म वो ये बचेगा। वैल्यूज़ को प्लेस करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, जो कि ये आएगा। अब देखिए चार्ज है ना, ये लीनियर चार्ज से नेगेटिव चार्ज क्लोज था, पॉजिटिव दूर था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। तो ये E1 इज स्ट्रॉन्गर और ये जो E2 है वो कम वीकर होगा। तो इधर फोर्स ज़्यादा लगने वाला है और यहाँ पे फोर्स कम लगने वाला है। तो नेट फोर्स लेफ्ट में ही आना चाहिए था और वही हमारा आंसर आया है। ओके, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed in a uniform electric field as shown in figure। अच्छा फिगर दिया नहीं है, is placed in uniform electric field. The dipole is rotated through a very small angle theta from equilibrium and is released. It executes an SHM। तो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये फाइंड करना है। तो लेट्स सी, तो पहले तो ये फिगर समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई है और डायपोल का ओरिएंटेशन भी हमको दिया गया है। बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जैसे ही मैं इसको थीटा रोटेट कर देता हूँ तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव पे अवे। तो ये क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। हमने ये पढ़ा है कि डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में अलाइन होना चाहता है। फाइन, तो अब जब मैं इसको थीटा एंगल से मूव करूँगा तो अगर यहाँ पे ये अलाइनमेंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई टॉर्क इंड्यूस हो रहा है। जो टॉर्क इंड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, P साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने थीटा इंड्यूस किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और टॉर्क जो इंड्यूस हुआ वो क्लॉकवाइज में हुआ। तो मेरा टॉर्क थीटा को अपोज कर रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू -P साइन थीटा। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाने से टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज आता, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज होते, थीटा भी और टॉर्क भी, तो मैं ये नेगेटिव नहीं डालता। जस्ट बिकॉज मेरा थीटा एंटी क्लॉकवाइज देने से टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये अपोजिट नेचर को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाला हुआ है। अब हम मैथ्स में ये पढ़ चुके हैं कि जब थीटा बहुत छोटा होता है, इवन फिजिक्स में भी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, टाउ इज इक्वल टू विच इज़ टॉर्क माइनस पी थीटा। और 11th में चैप्टर 7 में पढ़ा होगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और SHM में पढ़ा होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -ω² थीटा। ये रिलेशन अचानक क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशनड है कि इट इज़ परफॉर्मिंग, देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशनड है कि इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम सेफली ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे एक रिलेशन यहाँ से मिला है, एक यहाँ से मिला है, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है। इधर से मुझे मिल जाएगा I इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया, -ω² थीटा इक्वल्स टू -P थीटा। तो यहाँ से ω² मिल गया P अपॉन I, ओमेगा हो जाएगा √PI। और अब आते हैं कि ये ओमेगा का हमारे पास फॉर्मूला है 2πf। तो यहाँ से अगर f निकालना हो, ये किसके बराबर आ रहा है, √PE अपॉन I। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, 1/2π √PE अपॉन I। वन मोर थिंग, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड के लिए कुछ नहीं करना है, 1/f होता है। तो ये जो भी दिख रहा है उसको रिवर्स कर दो। तो दिस इज अवर आंसर। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, मतलब ये थ्योरेटिकल का क्वेश्चन 10, MCQ तो हम ऑलरेडी कवर कर दिए। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस सो एंड सो। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फाइन, द रेडियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर। देखिए इसमें एक चीज़ समझते हैं कि एक प्रोटॉन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। फाइन, रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या, टूवर्ड्स रेडियस, ये नथिंग बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एक हम जानते हैं v²/r होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक क्या होता है r⍵²। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या बोला है कि आप एक्सेलरेशन भी बताओ और एंगुलर वेलोसिटी भी बताओ, तो ओमेगा भी हमको बताना है इनको, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। तो अब
जो भी कोई पार्टिकल एक रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सॉरी रोटेशनल नहीं सर्कुलर मोशन, तो उस पर ना सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। वो कैसा होता है, क्या होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फोर्स उसका फॉर्म ले लेता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्ले दैट रोल। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस दिया है, दोनों का चार्ज सेम होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर के बराबर, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ प्लेस करेंगे तो हमको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। पर फोर्स पूछा नहीं है, पूछा क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया, उसको अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो बस मास से डिवाइड कर देना है और हमको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिखा है, यहाँ से हमको मिल जाएगी। देखिए ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा निकालना है। ए सी हम फाइंड कर चुके हैं, ए सी क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एग्जैक्टली वही करना है हमें कि ए सी ऑलरेडी फाइंड किया, वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो वहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन आर की पावर 1/2। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए फोर्स ए सी को एफ अपॉन एम लिख दिया है। तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा आपका 4.1 × 10⁻16। जो कैलकुलेशन है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद से। यहाँ पे हमारे वर्कशीट का सोल्यूशन ख़त्म हो गया। तो ये आपके यूज़ के लिए बनाया गया है कि हो सकता है कि कई बार आपके कुछ सोल्यूशन मिसप्लेस हो जाए, तो आप यहाँ पे आके क्रॉस चेक कर सकते हैं, कुछ डाउट क्लियर करना हो वो सब कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं करना पड़ेगा, ये सोल्यूशन आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको NCERT भी पढ़नी है और वर्कशीट भी पढ़नी है। थैंक यू, कीप स्टडिंग।